नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली खबर आ रही है, इंडिया पाकिस्तान ये आपस में नहीं खेलेंगे। आईसीसी का एक टूर्नामेंट होना है, चैंपियंस ट्रॉफी। अब वो जो चैंपियंस ट्रॉफी होना है ना, उसमें भारत और पाकिस्तान की तन गई है। हो क्या रहा है, वो टूर्नामेंट इस बार पाकिस्तान में है। अब भारत की गवर्नमेंट वहां जाना अलाउ नहीं करती, तो भारत इसमें भाग ही नहीं ले पाएगा। अब ये टूर्नामेंट आईसीसी का है, तो भाग तो भारत को लेना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है कि भारत पाकिस्तान से कह रहा है कि आप हमारे मैच न्यूट्रल वेन्यू में करवाओ, क्योंकि हम तो पाकिस्तान आ नहीं सकते। और पाकिस्तान इस बात पर अड़ा था कि नहीं, आपको पाकिस्तान आना ही आना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि पाकिस्तान भी पहले भारत आया था। तो ये पूरी सनातनी में अब आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई की आपसी बातचीत के बाद ऐसा फैसला लिया गया कि जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच होंगे और जिनमें भारत खेलेगा वो सारे न्यूट्रल वेन्यू में होंगे। और पाकिस्तान भी 2028 तक किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगा। ठीक, तो ये पूरा एक उनका आपस में पैक्ट हो गया है। और आप आईसीसी टूर्नामेंट की डेट दोबारा से बता दी जाएंगी, उनका शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि अब तक शेड्यूल ही नहीं आ पा रहा था। ठीक, तो ये पहली खबर है। दूसरी खबर, इंडिया एंड फ्रांस साइन पैक्ट फॉर ग्रैंड म्यूजियम इन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक। एक्चुअली हुआ क्या है कि भारत की नई संसद बन गई है। अब वो पुरानी संसद जो है उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं म्यूजियम में, और ये म्यूजियम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम होगा, एक लार्जेस्ट म्यूजियम। अब इसको बना कौन रहा है? अभी दुनिया का लार्जेस्ट म्यूजियम पेरिस में, और हम जिस कंपनी से बनवा रहे हैं वो खुद फ्रांस की है। ये वही कंपनी है जिनने ये वाला म्यूजियम बनाया। अभी का जो म्यूजियम है जो लार्जेस्ट है वो है लुवरे पेरिस में। ठीक, अच्छा, ये जो भारत वाला है उसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक थे, पूरा वहां तो सिस्टम था। अब वो सारे कन्वर्ट किए जा रहे हैं म्यूजियम में, और 1.55 लाख स्क्वायर मीटर का वो म्यूजियम होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा वो, लार्जेस्ट। पर जब बनेगा, अभी तो वो बन रहा है। ठीक, ये हो गया। अब इसकी जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो 2 फेजेस में करा जाएगा। पहला फेज तो रेट्रोफिटिंग का है, जो खत्म हो जाएगा 2026 तक, और दूसरा फेज में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। अच्छा, इसे जो कंपनी बना रही है उसका नाम है फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट। वहां से सारे ऑफिशियल्स आ रहे हैं, उनसे कंसल्टेशन हो रहे हैं और पूरा डिटेल में एनालिसिस किया जा रहा है। तो 2 खबरें हमने इस पेज में पढ़ी। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में हो रही है। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि भारत में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो खबर है वो स्टैटिक इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमी भी इसके लिए जानना होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से। देखिए, ध्यान से समझिएगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जो डेवलप्ड कंट्री है, भारत एक ऐसा देश है जो डेवलपिंग कंट्री है। अब सीधी बात यह है कि डेवलपिंग कंट्री में रिस्क ज्यादा ले रहे हैं इन्वेस्टर, और डेवलप्ड कंट्री में रिस्क कम ले रहे हैं। अमेरिका की डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कंपैरेटिवली भारत के। तो होता क्या है, जब भी रिस्क कोई इन्वेस्टर ज्यादा लेता है तो उसे रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है। सही, ये तो ऐसी वाली बात हो गई। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाओगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, यही आप कॉर्पोरेट में पैसा लगाओगे बॉन्ड में तो थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट के डिफॉल्ट होने की संभावना सरकार से ज्यादा है। तो यही हिसाब इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट में। अब हो क्या कर रहा है, जैसे जो यूएस में यील्ड है और जो भारत में यील्ड है उसके बीच में गैप होता है। सही, मान लो इंडिया में यील्ड एक्स है और भारत में और यूएस में वाई है। सही, यूएस में मान लो वाई है, इनके बीच में एक गैप होता है। ये गैप सिकुड़ता जा रहा है। अच्छा, ये गैप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इंडिया में जो इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड्स में वो ज्यादा ही होना चाहिए यूएसए से, वरना लोग भारत में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो जाके यूएस में नहीं करने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो यील्ड का गैप है ये कम होता जा रहा है। तो अभी कितना है ये देखिए, 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड में 6.78% मिलता है इंडिया में, यही यूएस में मिल रहा है 4.54।
ठीक। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यूएस के इंटरेस्ट रेट अभी 4.5 चल रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले कवर किया था। इंडिया में आप जानते हैं बहुत लंबे समय से 6.5 चल रहे हैं। एक बात और देखने को मिल रही है क्या, कि इंटरेस्ट रेट के आसपास ही रहते हैं ये इंटरेस्ट। अब हुआ क्या, अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट घटा दिए, भारत ने अपने इंटरेस्ट रेट घटाई नहीं, तो ये गैप अब कितना है, ये गैप अभी 224 बीपीएस का है। कहने का मतलब है ये ढाई कितने का गैप है, सिंपल सी बात है। अब ये लोवेस्ट हो गया, सही। ये स्प्रेड जो है वो बहुत ही लोएस्ट है, और ये कब से लोएस्ट है, 2005 से। कहने का मतलब ये स्प्रेड चेंज होता रहता है। जैसे इंडियन आरबीआई रेपो का रेट बढ़ाता है या घटाता है, और यूएस का आरबीआई जो फेड है वो अपना रेट बढ़ाता घटाता है, तो ये जो बीच में डिफरेंस है ये एडजस्ट होता रहता है। अब ये डिफरेंस की हालत हो गई है कि ये लोएस्ट है, कब से, 2005 से। अब आप समझो, जब ये लोएस्ट होगा तो इन्वेस्टर भारत से पैसा निकाल के अमेरिका में डालने लग जाएंगे, क्योंकि जब जो डेट का इन्वेस्टर है वो तो वैसे ही रिस्क एवर्स होता है, तो वो क्या करेगा, भारत से पैसा निकालेगा अमेरिका में डालेगा। बोले 2.5% के लिए क्यों इतना मगजमारी करना, या तो और थोड़ा मिले। इसमें एक और प्रॉब्लम है, अब रुपए का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, सही। रुपये का डेप्रिसिएशन भी इस स्प्रेड को और बेकार बनाता है। अब जैसे 2.24 का है, अब रुपया भी इसमें डेप्रिशिएट कर दो तो ये और कम हो जाएगा। तो ये जितना ज्यादा होता है उतना इन्वेस्टर चाहते हैं हम भारत में इन्वेस्ट करें। अच्छा, वो दिख भी रहा है सिक्योरिटी होल्डिंग में। देखो जुलाई में यह थोड़ा पॉजिटिव था, अगस्त में ही पॉजिटिव था, सितंबर में भी पॉजिटिव था, पर अक्टूबर में क्या हो गया, निगेटिव, नवंबर में निगेटिव, और दिसंबर में फिर से पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अभी फेड जो है वो आगे इस साल 2 इंटरेस्ट रेट कट करने वाली है, पहले वो 4 करने वाले। आरबीआई जहां तक अभी लगता है कि 1 इंटरेस्ट रेट कट तो करेगी करेगी। तो अगर वो फेड वाले 2 इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो होगा क्या, ये जो गैप है ये थोड़ा और बढ़िया होगा। तो हो सकता है कि फिर वहां से पैसे भारत में है। अभी तो क्या हो रहा है, इंडिया से बॉन्ड मार्केट से पैसे निकल के अमेरिका जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है 2.24% तो बहुत है, तो रुपये का डेप्रिसिएशन भी उसमें आप डालिए। आगे बढ़ते हैं। मसाली ये गांव है, इनकी छतों में आप देख पा रहे होंगे सोलर है, ठीक। तो ये इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बन गया, ये गुजरात में है, ठीक। और ये भारत का पहला सोलर विलेज बन गया। अच्छा, इसमें क्या है, ये पाकिस्तान बॉर्डर से, कौन से, अब बॉर्डर तो बहुत सारे हैं, चाइना से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कौन सी बॉर्डर, तो पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ क्या हुआ है, सरकार ने 1,16,00,000 के इन्वेस्टमेंट से 199 घरों की रूफटॉप में सोलर लगा दिए, और ये पूरा जो गांव है ये 100% सोलर हो गया। तो अब ये जो भी एनर्जी जनरेट करते हैं ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक। और सारी इनकी एनर्जी इन्हीं के गांव से जनरेट होती है। तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडिया में सोलर रूफटॉप की स्कीम सरकार द्वारा लाई गई है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो स्कीम का क्या नाम है। अच्छा, ये स्कीम इंटीरियर इंडिया में तो चल ही रही है और एक्सटीरियर इंडिया में भी चल रही है, जहाँ के लिए बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ तक बिजली पहुँचाना बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। पर सोलर की वजह से वो क्या होगा कि वो मतलब बिजली आसानी से पहुँच पाएगी और सबके पास इंडिपेंडेंट बिजली होगी। प्लस ये लोग बिजली जनरेट करके बिजली विभाग को भी बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, इनकी भी इनकम बढ़ेगी। ये काफ़ी बढ़िया स्कीम। आगे बढ़ते हैं। सेंटर और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में, इन्होंने एक लोन का पैक्ट साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है, और इसमें एडीबी 42 मिलियन का लोन दे रहा है कोस्टल प्रोटेक्शन इन महाराष्ट्र। अब ये कोस्टल प्रोटेक्शन क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। कोस्टल प्रोटेक्शन ऐसे रहता है जैसे कोस्ट रहते हैं, अब बहुत ज्यादा टाइड आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं, प्लस क्या होता है, जैसे जैसे समुद्र का पानी भरता है तो कोस्ट को काटने लगता है। अब कोस्ट को काटने लगेगा तो धीरे धीरे कोस्ट सिमटता जाएगा। इसी के प्रोटेक्शन के लिए 42 मिलियन का लोन का एग्रीमेंट हुआ है, और ये पूरा महाराष्ट्र के कोस्टल और रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करने में काम आएगा। अच्छा, कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहां पर इकोसिस्टम भी बहुत बढ़िया होते हैं, वहां पर पूरा का पूरा कम्युनिटीज, पूरा के पूरे इन्वायरमेंट, पूरे के पूरे एनिमल
वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। उसका रीजन एक्चुअली ये इकोटोन का इलाका होता है। इकोटोन क्या जगह होती है, देखिए समझिए, अगर किसी जगह दो पर्टिकुलर इकोसिस्टम मिल रहे होते हैं तो उसके इंटरसेक्शन को इकोटोन कहते हैं, और इकोटोन में स्पीसीज जर्नली बाकी दोनों इकोसिस्टम से ज्यादा डेंसली अवेलेबल रहती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट समझिए, इस तरफ लैंड है, इस तरफ समुद्र है और बीच में मैंग्रोव। अब मैंग्रोव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सिटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी स्पीसीज रहती हैं जो ना लैंड में पाई जाती है और ना समुद्र में पाई जाती है, वो मैंग्रोव के जंगलों में ही पाई जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन भी आपको पता होगा कि जो लार्जेस्ट डेल्टा है वहां भी मैंग्रोव के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और उसे बचाने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। ये पूरा महाराष्ट्र की तरफ है इस बार, ठीक। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि ऑफशोर रीफ, रॉक प्रोटेक्शन वर्क और नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन ये किए जाएंगे ताकि कोस्टल के एरियाज का, कोस्ट का कटाव ना हो। अब आपने देखा होगा कि वो स्टोन से पूरा एक बॉर्डर बना देते हैं जिससे पानी टकरा के दोबारा वापस चला जाएगा, उससे क्या होगा, कोस्ट का कटाव नहीं होगा, ठीक। ये पूरा वो करेंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा टूरिज्म को होगा, फिशरी सेक्टर को होगा और लैंड का लॉस नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया खो खो वर्ल्ड कप का, ठीक। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और ये पूरा इवेंट दिल्ली में हुआ 13 जनवरी से 19 जनवरी तक, ठीक। तो ये पूरा वहाँ खो खो का वर्ल्ड कप चल रहा है। बहुत जरूरी है ऐसे गेम्स को बढ़ाना क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं और भारत का के बहुत ज़्यादा स्कूलों में नेशनल गेम्स, SGFI, इधर बच्चे इसको बहुत खेलते हैं। इससे क्या होगा, इस गेम का भी प्रमोशन होगा प्लस भारत का खो खो में नाम होगा। तो युवा का खेलना ही आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई युवा तो फिजिकल वर्क ही नहीं करते। तो खो खो क्या है, बहुत ही बढ़िया गेम है, उसमें पूरी एक्सरसाइज होती है। आप पर वो रनिंग कर रहे होते हैं, दूसरे को पकड़ रहे होते हैं, रेडर और कैचर रहते हैं तो वो एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं। तो पूरा फिजिकल फिटनेस का खो खो गेम है और भारत में खेला जाने वाला बहुत पुराने गेमों में से एक है। कबड्डी, खो खो, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे खेलते हैं, इनके बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं स्कूल लेवल पे। तो इससे क्या होगा, एक तो फ्यूचर में खिलाड़ी भी निकलेंगे, दूसरा देश क्या, जब खो खो वर्ल्ड कप होगा और उसके इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर होंगे तो क्या होगा, उसका प्रचार प्रसार भी भारत में होगा। जितना ज़्यादा किसी देश में खेल होगा उतना ज़्यादा उस देश का युवा फिट हो। आगे बढ़ते हैं, चेन्नई बॉर्न एक इंडियन अमेरिकन है, कैटलीन सेंड्रा नील, ये आपको दिख जाएंगी राइट में, इन्हें मिस इंडिया USA का अवार्ड मिला, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मिस इंडिया USA वो है, इनकी उम्र मात्र 19 साल है और इन्हें ये पूरा पेंडेंट मिला न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। तो बस ये नाम याद रखना, इतना सफिशिएंट। दूसरा क्या है, इंडिया की रैंक जो है वो ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39 हो गई और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट है। पिछले साल मतलब 2021 में जब ये पहला आंकड़ा आया था तब ये 54 हुआ करती थी, अब ये कितनी हो गई है, 39। काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप है। अच्छा, जितनी ज़्यादा इसमें रैंक रहती है उतना किसी पर्टिकुलर देश में टूरिस्ट आते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई भी रैंक देख के हम देश का अनुमान लगा रहे होते हैं कि अच्छा, तो जो जितना बढ़िया इंडेक्स होगा उतना, और उसमें जितनी ज़्यादा रैंक होगी उतना बढ़िया रहेगा। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो अब हमको पता है कि उसमें भारत के जो राज्य है उनमें केरल टॉप में आता है। तो हम ये जानते हैं कि अगर इंडिया में कोई राज्य है जहाँ HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है तो वो केरल है। तो इंडेक्स का बहुत फर्क पड़ता है और जेन्युइन इंडेक्स का बहुत फर्क पड़ता है और उसमें सिग्निफिकेंट जंप होना ये इंडिया की गवर्नमेंट के स्टेप्स को दिखाता है, इंडिया के लोगों के स्टेप्स को दिखाता है कि उन्होंने पॉजिटिव स्टेप लिए जिसकी वजह से जो है भारत में ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ेगा। अच्छा, ट्रैवल और टूरिज्म से और भी कई फायदे होते हैं। एक तो इससे फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, दूसरा कंट्री की इमेज बढ़ती है, तीसरा रेवेन्यूज, टैक्स, कई लोगों की इनकम इस पर डिपेंडेंट रहती है, ये हो, ठीक। तो अच्छा, ये पूरी इंडेक्स जो ट्रैवल और टूरिज्म की इंडेक्स है ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है हर साल, ठीक। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर यह है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है,
ये एक फंड है जो भारत में इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए काम करता है। तो आपने कई बार ऐड देखे होंगे जिसमें ये बताया जाता है कि पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट जो लोग करते हैं किसी के एडवाइस पे वो ना करें, क्योंकि एडवाइस देने वाले जब तक सेबी रजिस्टर नहीं है तब तक उनकी वो एडवाइस आपको नहीं माननी चाहिए। और भी मल्टीपल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड खबरें आती हैं। तो जो भी इन्वेस्टर की एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं उनको इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड प्रमोट करता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट करता है इन्वेस्टर के लिए। अच्छा, इसने IEPFA ने और एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने का MOU साइन किया। अब वो करेंगे क्योंकि वो तो इन्वेस्टर तो एजुकेशन फंड है। इसमें मेन रोल जो है वो ACCA का। एक्चुअली हुआ क्या कि ये पूरा एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है जिसे फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यू FEFY इसका प्रोग्राम है। अच्छा, ये 4 साल का पूरा कोर्स है जिसमें 6th से लेकर 9th तक के बच्चे 4FEFY, ये 4 साल का पूरा कोर्स है 4 इयर्स का, जिसमें 6 से लेकर 6th क्लास से लेकर 9th क्लास यहाँ के लोगों को सिखाया जाएगा फाइनेंशियल एजुकेशन। अच्छा, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हमें बहुत सारे ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं जिनका जीवन में इतना उपयोग नहीं होता, पर फाइनेंस का तो जीवन में उपयोगी है, बिकॉज बड़े होकर सबको नौकरी करना है और फाइनेंस की एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी फाइनेंस की इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है। लोगों को पता ही नहीं है कि कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो हमेशा जीवन में मिस इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल हेल्थ डिटेरियोरेट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन्हें भारत में चलाना, ताकि छोटे बच्चे से ही आपको पैसे की समझ, पैसे को यूटिलाइज करना और मेनली पैसे को ग्रो और इन्वेस्ट करना आना चाहिए। ये 4 साल की पार्टनरशिप है और इसमें ये दोनों लोग काम करेंगे और पूरा कैरिकुलम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन और ज़्यादा बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं। IIT गुवाहाटी और IIT मंडी ने CSTP सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी बेंगलुरु के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट मैपिंग फ्लड एंड ड्रॉट रिस्क, इसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, इसका एक पूरा फ्रेमवर्क बना है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। IIT गुवाहाटी का नाम ध्यान रखना है, मंडी का ध्यान को रखना है और CSTEP का ध्यान रखना है। इन्होंने एक पूरा रिस्क असेसमेंट किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज कि जैसे देखिए पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड रिस्क है, कहीं ड्रॉट रिस्क है, ठीक, और कहीं डुअल रिस्क है जहाँ फ्लड भी आता है और ड्रॉट भी आती है। ऐसे इन्होंने पूरी स्टडी करी। तो इन्होंने 51 जो इनकी की फाइंडिंग है रिपोर्ट्स की, वो है 51 डिस्ट्रिक्ट भारत में ऐसे हैं जहाँ वेरी हाई फ्लड रिस्क है, 118 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ वेरी हाई रिस्क है, जहाँ हाई रिस्क है, और वनरेबल रीजन्स जो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है इसमें मैक्सिमम जिस स्टेट में वो है आसाम, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। देखिए, अगर आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी की जानकारी होगी तो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और वहाँ हर साल बाढ़ आती है। दूसरा, बिहार में कोसी, गंगा, ये तो है ही सब, ठीक। यूपी में भी गंगा है, यमुना है, और भी नदियाँ हैं। वेस्ट बंगाल में भी हुगली, गंगा और दामोदर, सही, मल्टीपल नदी हैं। गुजरात, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर, ये सब हाई रिस्क जोन है फ्लड के लिए, ठीक। ड्रॉट के लिए अब जहाँ सूखा पड़ता है तो ऐसे 91 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। अब इसमें एक महाराष्ट्र पक्का होगा। देखिए, अब लास्ट में महाराष्ट्र है क्योंकि महाराष्ट्र में विदर्भ के वो इलाकों में बहुत सूखा पड़ता है। दूसरा, 188 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ड्रॉट पड़ता है। भारत में ऐसी बड़ी असामान्य सी स्थिति होती है कि एक टाइम पर कहीं बाढ़ आ रही होती है और कहीं पर सूखा पड़ रहा होता है, ठीक। ये ड्रॉट रिस्क है। अच्छा, डुअल रिस्क भी है कई डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पटना हो गया, अल्लापूजा हो गया, ये केरला में है, ठीक। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ दोनों का रिस्क है, मतलब ये दोनों की हाई कैटेगरी में, फ्लड की भी और ड्रॉट की। तो ये पूरी स्टडी ध्यान रखिएगा। 3 टाइप के डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, फ्लड रिस्क वाले, ड्रॉट रिस्क वाले और डुअल रिस्क वाले। आगे बढ़ते हैं। आज का करंट अफेयर सेशन यहीं समाप्त होता है। एक वीडियो हमने अलग से बनाई है, उसमें RBI ने स्टेट फाइनेंस पे एक रिपोर्ट दी है, वो हमने डाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी वो देख लीजिए, वो भी आज के ही करंट अफेयर्स में शामिल है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल,
विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी इन जनवरी 2025? भारत में एक ऐसा स्टेट है जो 1 जनवरी 2025 से अपने राज्य में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला है। तो आपको बताना है वो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की गोवा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हर दिन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और हमारी सारी वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।